हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का नया चैप्टर, थर्ड चैप्टर, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में आज हम जानेंगे कि एटम्स बेसिकली क्या है और मॉलिक्यूल्स क्या है, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल टर्म है केमिस्ट्री का। क्योंकि केमिस्ट्री की हर एक चीज एटम्स और मॉलिक्यूल से ही जुड़ी हुई है, और केमिस्ट्री का नहीं, एटम्स और मॉलिक्यूल से जुड़कर हम भी सारे लोग, जितने भी मैटर दिख रहा है सब कुछ बनता है। तो ये सबसे बेसिक चैप्टर है। अगर हमें समझना है चीजें, तो हमें ये दुनिया के बारे में समझना है तो कि वो किस चीज से बनी हुई है, क्या मटेरियल है। सबसे छोटा जो कण है वो एटम्स कहलाता है। वो एटम कहां से आया नाम, और कैसे इसको पहचाना गया कि ये है क्या, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब कुछ कवर हम करेंगे इस चैप्टर में। तो एटम जो वर्ड है वो कहां से आया ये हम समझते हैं, और बेसिकली इसका बेसिक पॉइंट क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में केवल हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में जानना है, और किस तरीके से एटम्स जुड़कर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं वो भी हम जानेंगे। दुनिया की हर एक चीज, चाहे वो मैटर हो या नॉन मैटर भी हो, तब भी हम उसको एंटी एटम्स या फॉर्म में हम बोल देते हैं कि जितना भी जो मैटर हमारा बना हुआ है वो सब कुछ किससे बना हुआ है, एटम से। जितना भी मैटर हमारा बना हुआ है सब कुछ किससे बना हुआ है, एटम से। तो जब एटम्स हम समझ लेंगे, इसी तरीके से जैसे हम आपको थोड़ा सा ऊपर टच ले जाते हैं। अभी हमने एक वर्ड बोल दिया था एंटी एटम, एंटी मैटर। तो जो जैसे मैटर है उसी का उल्टा टर्म होता है एंटी मैटर। तो एंटी मैटर बेसिकली क्या होता है, जैसे हम बात कर ले, हर एक चीज अगर सही है तो गलत, मतलब अपोजिट साइड होता है हर एक चीज का। ठीक है, तो जिस तरीके से अगर प्लेन कोई हमारा एरिया है, अगर उसको हम खोद रहे हैं तो मट्टी ऊपर आ गई है, नीचे क्या हो गया, गड्ढा। इसी तरीके से अगर मैटर है और एंटी मैटर है, दोनों अगर फ्यूज हो जाते हैं तो सब कुछ न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो हमें उसको समझना नहीं है, बस ये समझना है कि मैटर होता है और एंटी मैटर होता है। दैट्स इट। एंटी मैटर को भी हटा दो, मैटर को समझते हैं। बस ये टर्म समझना कि अगर नहीं सुना एंटी मैटर, तो अभी मैंने आपको बता दिया एंटी मैटर मैटर का अपोजिट मैटर होता है। ठीक है, अपोजिट टर्म होता है। हम मैटर को समझते हैं। तो मैटर जितना भी दुनिया में दिख रहा है, हम लोग को जो दिख रहा है सब कुछ मटेरियल, सब कुछ किससे बना हुआ है, एटम से। और एटम से मिलकर पहले मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर कंपाउंड्स, फिर अलग अलग टाइप, मिक्सचर, फलाना ढिमकाना, सब कुछ वो मैटर कहलाता है, सब कुछ। ठीक है, तो मैटर को हम डेफिनेशन हम देख चुके थे पिछले लेक्चर्स में कि मैटर कितने टाइप के होते हैं, फिजिकली, केमिकली, दोनों तरीके से हम उसको समझ चुके थे। अब मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल हम देखते हैं, दैट इज एटम। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम आज समझते हैं इस लेक्चर में। तो एटम के लिए हम पहले समझते हैं कि ये टर्म कहां से आया, ये वर्ड कहां से आया, इसका मीनिंग क्या है, सब कुछ। देखो, बात है 600 बीसी की, बात है 600 बीसी की। बीसी बेसिकली क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। बीसी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट बोल देते हैं इसको। तो बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या है, मतलब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे हम मान लेते हैं 600 साल पहले की बात है, बिफोर क्राइस्ट, है ना। बिफोर का मतलब जो क्रिश्चियन धर्म आया था उससे 600 साल पहले की बात है। क्लियर। तो 600 साल पहले की बात है। अब जो बीसी है वो चलता है उल्टा। उल्टा मतलब जैसे हम लोग का भी चलता है 2020 है, फिर 21, 22, 23 इस तरीके से आएगा। ये उल्टा चलता है बीसी में। बीसी में क्या होता है, 600, फिर 599, फिर 598, फिर 0 पे आता है। 0 के बाद अब तक 2020 हो चुका है। क्लियर। तो ये हमारा उल्टा चलता है, बिफोर क्राइस्ट। क्लियर। बीसी का मतलब बस ये समझाना था। तो 600 बीसी में एक इंडियन फिलोसफर थे, एन इंडियन फिलोसफर क्या होते हैं वो भी अभी हम समझाते हैं। इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कनाड। कौन थे, महर्षि कनाड। महर्षि कनाड ने बताया, उनके कुछ शिष्य थे, उनके साथ उन्होंने चीजें डिस्कस की थी, चीजें पता की थी। ठीक है, अब देखो कैसे। पहले साइंटिस्ट तो थे नहीं, पहले थे मनोवैज्ञानिक टाइप का। हम बात कर ले तो फिलोसफर्स उनको बोलते हैं जो दार्शनिक होते हैं, जो चीजों को पहले एनालाइज करते हैं, फिर उसके बारे में कुछ थ्योरी देते हैं, उनको हम बोलते हैं दार्शनिक और फिलोसफर। जो फिलोसफी देते हैं बाद में, पहले रिसर्च करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो भी उनके पास उस टाइम चीजें होती हैं उस बेसिस पे। अब इक्विपमेंट तो होते नहीं है और ज्यादा,
तो उस बेसिस पे जितना उनके पास अवेल होता है और अपने पूरे का पूरा ज्ञान के सोर्स से वो उस चीज को प्रिडिक्ट करते हैं और उसके बारे में चीजें बताते हैं, उसको बोलते हैं फिलोसफर। तो इंडियन फिलोसफर की बात है 600 बीसी में, जब हमारे इंडिया में इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाड ने, अब पहले अपने भारत में कौन सी भाषा चलती थी? संस्कृत। तो संस्कृत में ही ऑब्वियस इन्होंने चीज दी हुई, उन्होंने बताया, फिलोसफर्स समझ में आ गया बेसिकली, मतलब अब जो इनके जो वाक्य है वो एक बार इमेजिन करते हैं क्या हुआ होगा। तो कुछ इनके 10-12 स्टूडेंट्स थे, शिष्य थे, और ये पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने एक शिष्य को बुलाया, उन्होंने कहा इधर आइए और ये जो पत्थर रखा है इस पत्थर को आप उठाइए और इतना इसको पीसिए, इतना पीसिए कि ये इतने फाइन पार्टिकल्स में हो जाए, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो जाए कि वो फर्दर छोटा पार्टिकल ना हो। तो उनके शिष्य ने वो काम किया और इतना छोटा कर दिया कि वो पार्टिकल्स फर्दर छोटा नहीं हो सकता था, मतलब इंडिविजुअल कर दिया था, फिर डिवाइड ही नहीं हो रहा था वो। और उस पार्टिकल को उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा यही पार्टिकल है, यही कण है जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड की संरचना किया हुए है, जिसने पूरी ब्रह्मांड की संरचना की हुई है, जिस जो हम हो या तुम हो या दीवारें हो, घर हो, सब कुछ इस पार्टिकल से, इस कण से मिलकर बना है। तो उस कण को उन्होंने बोल दिया था, उस कण को बोल दिया था, उस अणु को बोल दिया था परम अणु। क्या बोल दिया था? परम अणु। और इस परम अणु को हम साथ में बोल देते हैं परमाणु। क्या बोल देते हैं? परमाणु। क्लियर? तो ये जो परमाणु है, जो ये परम अणु है, इसको उन्होंने संस्कृत में बताया ये हमारा परमाणु है, वो वही एटम था। तो इन्होंने, संस्कृत भाषा चलती थी तो उन्होंने परमाणु बोल दिया, ये हमारा सबसे छोटा कण है। अब इस परमाणु से मिलकर, उन्होंने ये भी बताया, ये परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं। अणु मतलब मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, ये चीज किसने बताई थी? महर्षि कनाड ने, कब? 600 बीसी में। वो कौन थे? एक इंडियन फिलोसफर थे। ये हमारी थीसिस थी, हिस्ट्री की बात कर रहे थे। हिस्ट्री में आप लिख लेना पहला वाला 600 बीसी में, ये पहला वाला चीज थी कि उन्होंने परमाणु वर्ड कैसे आया। एटम को हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु। तो परम अणु को सबसे पहले महर्षि कनाड ने बताया था। अब बात करते हैं हम 400 बीसी की। 400 हमने बताया था ये उल्टा चलता है, ठीक है। तो बिल्कुल 200 साल बाद 400 बीसी आया होगा। तो 200 साल बाद की बात है, कहां के? ग्रीक फिलोसफर। ग्रीक फिलोसफर मतलब ग्रीस कंट्री के फिलोसफर थे। इन्होंने भी सेम हाइपोथेसिस की, सेम चीज बताई। और ये बेसिकली थे कौन? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। तो डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने बताया कि ये जो पार्टिकल है, ये हमारा पार्टिकल है इंडिविजुअल, ये नहीं टूट सकता, ये सबसे छोटा पार्टिकल है। और उस वक्त ग्रीक भाषा में उस चीज को बोलते थे जो इंडिविजुअल नहीं होता था, उसको बोलते थे एटोमियो। क्या बोलते थे? एटोमियो, जिसका मतलब क्या था? इंडिविजुअल। जिसका मतलब क्या था? इंडिविजुअल। क्लियर? इंडिविजुअल। क्लियर? इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल की बात है, इंडिविजुअल मतलब अनकट। अनकट मतलब दोबारा कट ना हो सके, टूटे ना, विभाजित ना हो सके, डिविजिबल ना हो सके। इंडिविजुअल बोल दो या अनकट बोल दो, इसका मतलब एटोमियो का इंडिविजुअल और अनकट था। इन्होंने इसी एटोमियो वर्ड से एटम वर्ड दिया। क्या दिया? एटम। तो एटम का बेसिकली मतलब क्या था? इंडिविजुअल, जो डिवाइड ना हो सके, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं टूट सके, उसका मतलब होता है एटम। तो एटम का मतलब आपने समझ लिया, किसने दिया ये भी समझ लिया, कब दिया ये भी समझ लिया। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु। ये किसने दिया, कब दिया और कैसे दिया, ये भी मैंने आपको स्टोरी समझा दी है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हमने हिस्ट्री कवर कर ली है, ठीक है। तो ये जो हमको क्लास 9th में पढ़नी है, ये दो चीज हमको समझनी थी। ये हमने समझ लिया कि कहां से नाम आया, कैसा मतलब है, क्या सोच सोची होगी, किस सोच से ये नाम आया होगा, वो सारी चीज हमने जान ली। इसको नोट कर सकते हो फटाफट। तो हमने ये समझ लिया कि एटम का मतलब क्या है, एटम का मीनिंग किसने दी है, एटम को हिंदी में क्या बोलते हैं, सारी चीज हमने समझ ली।
अब आपको एक चीज समझाना है मुझे कि एक चीज सोचो कि अगर कोई एटम जुड़ रहा है, ठीक है, एटम एटम आपस में जुड़ रहे हैं, तो क्या वो बिना रूल्स और रेगुलेशन के जुड़ जाएंगे कि सीधे बस बाइंड अप हुए और सीधे ही सीधे वो कुछ ना कुछ दे देंगे? ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर चीज के लिए एक कॉज होता है, एक लॉ होता है, एक नियम होता है, एक रूल्स होते हैं जिनके वजह से, कुछ रूल्स होते हैं जिनकी वजह से चीजें बनती हैं, चीजें फॉलो होती हैं, और उन चीजों को हम समझेंगे। उनमें से है तो 5-6 लॉज जो केमिकल कॉम्बिनेशन को बेसिकली बताते हैं। मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन बोल दो तो एटम्स का आपस में कॉम्बिनेशन जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन, उनके लिए कुछ लॉज लगते हैं। मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन जो हो रहा है उनके लिए कुछ लॉज लगते हैं, उनको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस तो 6 होते हैं जो हमें पढ़ने हैं 11th में, लेकिन हमें यहां पर 9th क्लास में केवल 2 लॉज देखने हैं। तो वो 2 लॉ क्या है, वो 2 नियम क्या है जिसको फॉलो करती है केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, 2 एटम्स आपस में मिल रहे हैं, 2 एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हैं, एक नई चीज बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स लगते हैं, उसको बोलते हैं लॉज। तो वो लॉज को हम देखते हैं यहां पर। देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में केवल हमें 2 लॉज देखने हैं, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको समझते हैं। देखो, कंजर्वेशन का मतलब क्या है? लॉ, जो मास है वो कंजर्व है, ना ही मास कभी जन्म लेता है, ना ही मास कभी खत्म होता है। इसका मतलब ये है, कब? जब केमिकल रिएक्शन हो रही है। मतलब अपने आप ना ही कोई मास क्रिएट होगा, ना ही मास एकदम से बढ़ेगा, ना ही मास कहीं खत्म होगा। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन की बात चल रही है, क्योंकि हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। तो इस चीज के लिए क्या वजह है, वो वजह क्या है, वो चीज हम समझते हैं। देखो, ये चीज पहले से बता दी गई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा वैलिड है, और लॉ ऑफ जो एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये 2 चीज है। अब दोनों चीज है डिपेंडेंट, दोनों चीज है डिपेंडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, तो जैसे हमने सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। ये आप सभी को पता है कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो CO2 देता है। तो आपको यह भी पता है कि इसका मास नंबर होता है 12, इसका होता है ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का मिलाकर कितना हो गया? 32, ठीक है। और जब हम CO2 का अलग अलग देखेंगे, कार्बन का मास प्लस 2 ऑक्सीजन का मास, तो इसका 44 आ रहा है। तो इन दोनों को जब प्लस करोगे तब भी 44 आ रहा है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कहीं भी एटम का लॉस नहीं हो रहा है। यहां पर ये भी बोल सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, ठीक है। बेसिकली मतलब वही है। देखो, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ना ही कोई एटम जन्म लेगा, ना ही एटम एकदम से आ जाएगा, ना ही एटम कभी खत्म होगा। जब से दुनिया बनी हुई है तब से जितने एटम्स थे पहले, अभी भी उतने ही एटम्स हैं। इसका मतलब ये है कि कभी भी ना ही कोई नया एटम बना, ना ही कभी कोई नया एटम डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है। तो मतलब वो कन्वर्ट हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन अपने आप कोई नई चीज नहीं आई। कन्वर्जन हुआ है लेकिन नई चीज नहीं आई। जैसे अभी हमने जन्म लिया, हम खत्म हो जाएंगे, कोई नया जन्म लेगा, तो यहां पर डिस्ट्रॉय एंड क्रिएशन चल रहा है, डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन यहां पर बस चेंजमेंट आ रहा है। कोई ना कोई आएगा। अब जो मटेरियल हमारा बॉडी का है वो कहीं ना कहीं एनर्जी के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है, कुछ मास के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये चीज देखी जाती है, मतलब कन्वर्जन पॉसिबल है। लेकिन देखो, कन्वर्जन मतलब ये कार्बन था प्योर, ये ऑक्सीजन था प्योर, हमें ऑक्सीजन हवा में मिल गई, कार्बन हमने ले लिया, दोनों की रिएक्शन कराई, CO2 मिल गया, मतलब चेंज तो मिल गया हमें। लेकिन यहां चेंज अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो कहीं भी एटम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, कहीं भी एटम का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, वो केवल कन्वर्जन हुआ है, ठीक है। तो उस कन्वर्जन का मतलब वो ये बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग अ कन्वर्जन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या है? मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस लॉ का मतलब लिख सकते हो, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड, नेदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed during a chemical reaction, during
ए केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही, समझ में आ रही बात कि नहीं? ठीक है, तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ना ही मास कोई क्रिएट होगा, ना ही डिस्ट्रॉयड होगा, ना ही खत्म होगा, ना ही क्रिएट होगा। तो इस लॉ को सबसे पहले बताया था फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवोशियर ने। एंटोनी लेवोशियर ने सबसे पहले इस लॉ के बारे में बताया था, और एंटोनी लेवोशियर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहलाते हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता बोलते हैं इनको, एंटोनी लेवोशियर को। इन्होंने ये लॉ दिया। ये लॉ का मतलब क्या है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, क्लियर हो रही बात कि नहीं? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होगी। और ये इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। समझ में आ रही बात की नहीं? अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, मेन चीज वो है कि इसका क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखो, अब क्वेश्चन जैसे ये बनेगा कि 12 ग्राम कार्बन से 44 ग्राम CO2 बनता है। 12 ग्राम कार्बन से 44 ग्राम CO2 बनता है। तो अगर हमने बात कर ली, ऑक्सीजन पूरा एक्सेस में है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, केवल कार्बन 6 ग्राम हो गया, तो वो तो दोनों पे डिपेंड करती है रिएक्शन। तो कार्बन अगर 6 ग्राम हो गया तो ये भी फिर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि जितने कार्बन यहां पे है उतने कार्बन CO2 में। तो ये अगर 6 ग्राम हो गया तो ये भी आधा हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 22 ग्राम। कितना हो जाएगा ये, 22 ग्राम। समझ में आ रही बात कि नहीं? इस तरीके से हम चीजें कर सकते हैं इजीली। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो नोट कर सकते हो ये लॉ। फिर अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखो, हम देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अभी हम इसके और भी क्वेश्चंस कराएंगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बेसिकली क्या बोलता है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो, और कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड रेशियो है ना। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो। तो ये एक ही बात है, कांस्टेंट रेशियो या सिंपल फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी कर सकते हो, या फिक्स्ड रेशियो भी कर सकते हो। ये भी हमारे फ्रेंच केमिस्ट थे। ये कौन थे, जोसेफ प्राउस्ट। अब आपको अगर हम नाम बताएं कि एंटोनी लेवोशियर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहलाते हैं, लेकिन दूसरा नाम इनका भी लिया जाता है, क्योंकि अगर मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर में इनको भी हम लेते हैं जोसेफ प्राउस्ट। क्लियर, क्योंकि इन्होंने फाउंडेशन लेवल को केमिस्ट्री में काफी ज्यादा योगदान दिया, काफी ज्यादा बेसिक चीजें इन्होंने क्लियर की। ये बेसिक लॉ है दोनों, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं, इनका मतलब ये है कि कोई अगर एटम है, वो दूसरे एटम के साथ अगर जुड़ रहा है, तो कोई नई चीज हमारा बना रहा है, तो ये दोनों जो है वो डेफिनेट रेशियो में जुड़ते हैं। कोई ऐसा नहीं कि मिक्सचर बना दिया, एक गिलास पानी और 1 चम्मच नमक, हम 2 चम्मच 3 चम्मच कैसे भी डाल दें, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर वो मिक्सचर है, यहाँ पर कोई नई चीज बन रही है, वहां पर कोई नई चीज नहीं बन रही हो, वो केवल मिक्सचर हो गया है। ठीक है, उसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, पानी को इवापोरेट करके सॉल्ट निकाल लो। यहाँ पर अगर ये नई चीज बन गई तो फिर यहाँ पर कन्वर्जन नहीं होता। जैसे हम बात करें, कागज को हमने जला दिया तो वापस कागज नहीं बन सकता, दूध से हमने दही बना दिया, वापस वो दूध नहीं बन सकता। तो इसी तरीके से ये बन जाता है, तो फिर वापस इसका थोड़ा सा काफी मुश्किल हो जाती है प्रोसेस, बैक प्रोसेस। ठीक है, तो इस चीज को हम समझते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो वो जो ये दो एटम से मिलकर हमारा कोई चीज बन रही है, नई चीज बन रही है, तो बेसिकली वो जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है इन दोनों में, वो क्या है, उसका मतलब क्या है। जैसे हमने यहां पर बात कर ली कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, CO2। ठीक है, ऐसे बोल दिया हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल रहा है, तो क्या बन गया, H2O। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ये पानी बना है या CO2 बना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी निकला हो, हर रेस्पिरेशन प्रोसेस से हर ह्यूमंस के में निकलता है ना, एक्सेल होती है हवा, तो वो हवा कौन सी होती है, CO2। वो कहीं की भी निकली हो, उसका रेशियो कहीं नहीं बिगड़ेगा, वो एक फिक्स्ड रेशियो रहेगा, डेफिनेट रेशियो रहेगा। पानी कहीं का भी हो, नाली का हो, गंगा जल का हो, हिमालय का हो, गोदावरी का हो, गंगा का हो, कहीं का भी हो, पानी H2O का जो रहेगा कॉम्बिनेशन, वो डेफिनेट प्रोपोर्शन रहेगा इनका। डेफिनेट प्रोपोर्शन में बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, यहां पर मास की बात कर रहे हैं। यहां पर जो H2O है वो 2:16 आ रहा है यहां पर, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है पानी के मॉलिक्यूल में। तो अगर इसका सिंपलेस्ट रेशियो देखें तो 1:8 रहेगा पानी का, कहीं भी जुड़ा, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है और H2O बना रहा है, तो कॉम्बिनेशन इसका 1:8 रहेगा।
क्लियर? ये समझाने की कोशिश की थी जोसेफ प्राउश ने और इन्होंने ये लॉ बताया। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में मतलब इसका 12 रेशियो प्लस रेशियो 32। क्लियर? इसका सिंपलेस्ट रेशियो देखें तो 6 रेशियो 16 और सिंपलेस्ट रेशियो 3 रेशियो 8। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो होगा वो 3 रेशियो 8 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो होगा वो 3 रेशियो 8 होगा। ये चीज उन्होंने समझाने की कोशिश की थी, ये चीज समझाने की कोशिश की थी जो इनका मास रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? इनका मास रेशियो होगा वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगा। ये चीज जोसेफ प्राउश ने समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, क्लियर हो रही बात की नहीं? समझ में आ रही होगी बात? तो इन्होंने बेसिकली लॉ को अगर हम समझाएं तो इन्होंने ये बोला, इट स्टेट दैट when a chemical species combine with other क्या chemical species, it gives a simple mass ratio, it gives a definite mass ratio, क्लियर हो रही बात की नहीं? मास रेशियो देगा कौन सा? डेफिनेट मास रेशियो। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही? समझ में आ रही होगी बात? समझ में आ रही होगी बात? तो नोट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो तो फिर कर लो जल्दी फटाफट। तो इट स्टेट दैट व्हेन ए केमिकल स्पीसीज कंबाइन विद अदर केमिकल स्पीसीज इट गिव ए डेफिनेट मास रेशियो। नोट कर सकते हो इसको फटाफट, अच्छे से बना लो। फिर इसके और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम। यहां पर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चंस अगर हमने कर लिए तो लॉज हमें और क्लियर हो जाएगा। हम इससे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताते हैं कि जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। ठीक है, इसको जब हम हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 गैस इसकी ऊपर उड़ जाती है। क्लियर? तो अगर हमको ये पता है कि कैल्शियम यहां भी बराबर है, ऑक्सीजन 3 है, यहां भी 1 2 3 है, कार्बन 1 है, मतलब दोनों तरफ मास बराबर है। मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्वेश्चन है। क्लियर? इस पे तो बता सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहां लग सकता है। अगर हम देखें यहां पर कि ये अगर हमें इसका मास दिया जाए, ये हमें गिवन है, और ये हमें निकालना है, तो हम नहीं निकाल सकते क्या? इससे इसको माइनस कर दो, इससे इसको माइनस कर दो, x निकल आएगा। क्लियर? तो अब हम थोड़ा सा हल्का सा टफ क्वेश्चन उठाते हैं, वो इजी तो हो ही जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन पढ़ो पहले। इफ 10 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड ए कंपाउंड, ठीक है, कितना? 10 ग्राम इज एडेड टू 8.4 ग्राम ऑफ अनदर कंपाउंड बी। ठीक है, ए रेसिड्यू C, मतलब जो मिला हमको रेसिड्यू बोलते हैं उसको, C ऑफ 12.4 इस फॉर्म, इतना मिल गया हमको। अलोंग विथ उसके साथ क्या मिला? गैसियस प्रोडक्ट D। अब फाइंड द मास ऑफ D, ये बताना है। तो अब रिएक्शन बेसिकली क्या है? रिएक्शन है कि A के साथ B की रिएक्शन हुई और C बना और D जो गैस था वो उड़ गया। D जो गैस था वो उड़ गया और D का हमें मास यहां पर बताना है कि D का मास कितना होगा। अब हमको A का मास पता है 10 ग्राम है, कितना? 10 ग्राम, और 8.5 ग्राम 8.4 ग्राम किसका है? B का। ये भी बात हमको दिख गई। और जो हमको C का मिला है वो है 12.4 ग्राम, ये भी हमको मिल गया। X हमको निकालना है, मतलब D हमको निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि प्रोडक्ट साइड के मास को ऐड कर दो, तो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी। ये हमें पता है, ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या बता रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता रहा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मास ऑफ ए कितना है, 10 ग्राम, जोड़ दो किसमें, 8.4 ग्राम में, इज इक्वल टू 12.4 ग्राम। क्लियर, 12.4 ग्राम। और मास ऑफ डी हमें निकालना है, मास ऑफ डी हमें निकालना है। तो पहले इसको जोड़ दो, कितना हो गया ये 18.4, 18.4। अब 12.4 जब इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 12.4। मास ऑफ डी निकालना है, मास ऑफ डी इज इक्वल टू 18.4 से 12.4 हटा दो, कितना 6 ग्राम, कितना 6 ग्राम। तो डी का जो मास है, मास ऑफ डी, मास ऑफ डी कितना है, 6 ग्राम निकल आया। कितना निकल आया, 6 ग्राम। नोट कर सकते हो ये क्वेश्चन, फटाफट नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकेंड लॉ का एक एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉम्बाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास। हमने आपको यह बता दिया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, 1:8 से कॉम्बाइन होते हैं टू फॉर्म ए वाटर। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन हमको चाहिए कि कंप्लीटली 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाए। अब ऑक्सीजन का मास पूछा गया है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रही बात कि नहीं, क्लियर होगी बात। तो देखो 1 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड कितना, 1 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 8 ग्राम ऑक्सीजन। क्लियर हो रही बात कि नहीं, 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो अब 2 ग्राम की बात है, कितनी, 2 ग्राम की बात है ना, तो 2 ग्राम में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो आप, 8 इंटू 2, क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन required to react completely short form लिख दिया, to react completely 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन। क्लियर हुई बात की नहीं, तो नोट कर सकते हो ये, तो 16 ग्राम आंसर आ गया इसका। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके, इसी टाइप में क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सिंपल होंगे, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए, फाउंडेशन लेवल पता होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं CO2, तो इसका हमने देखा था कितना, 12 रेशियो कितना था, 32। इसका और सिंपल कर दो, 6 रेशियो कितना हो गया, 16, 3 रेशियो कितना हो गया, 8। अगर इसी में हम ओनली क्वेश्चन बोल रहे हैं यहां पर, अगर यहीं पर हमने 3:8 CO2 का दिया गया है, मतलब 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंप्लीटली बर्न होके रिएक्ट करके CO2 बना लेगा। अगर मैंने क्वेश्चन बोल लिया कि यहां पर 12 ग्राम कार्बन है, तो कितना ऑक्सीजन लगेगा कि कंप्लीटली CO2 बना ले, वो कितना ऑक्सीजन लगेगा, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स पे आंसर बताना है कि कितना लगेगा। क्लियर, नोट कर लिया क्वेश्चन कि इसमें 3:8 दिया गया, मतलब 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली बर्न होकर CO2 बनाता है। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन दिया है कि 12 ग्राम कार्बन से कितना ऑक्सीजन लगेगा, 12 ग्राम कार्बन से कितना ऑक्सीजन लगेगा कंप्लीटली CO2 बनाने के लिए। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे आगे की चीजें, तब तक के लिए नमस्कार।